Hello everyone, this is Riddhi. Today we'll start with चोला एम्पायर। चोला एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे आज। तो जो चोला एम्पायर था वो 9th सेंचुरी में आया था। चोला एम्पायर अरोज इन द 9th सेंचुरी एंड इट बॉट अंडर इट्स कंट्रोल अ लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो चोला एम्पायर ने चोला एम्पायर के अंडर आ गया था। और चोलाज ने बहुत पावरफुल नेवी भी डेवलप कर दी थी, इंडिया सी ट्रेड इन द इंडियन ओशन। क्योंकि नेवी डेवलप करने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप अगर नेवी डेवलप कर देते हो, जो उन्होंने कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार में डेवलप की थी, उससे क्या होता है कि आपका सी ट्रेड करने में आसानी हो जाती है। तो आपको अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ तो उनको ट्रेड करने का बहुत प्रॉफिट होता था, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में वो लोग ट्रेड करते थे। तो इसका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है इन consolidating their power and for exchanging cultural ties and trade to improve trade relations। तो इस चीज़ के लिए जो चोलास थे उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल नेवी डेवलप कर ली थी। एंड उन्होंने श्रीलंका और मालदीव आइलैंड्स को भी इसलिए कॉन्कर कर लिया था, और उनका जो इन्फ्लुएंस था इट वाज फेल्ट इवन इन द कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ऑलराइट, तो नाउ वील टॉक अबाउट द राइज ऑफ द चोला एम्पायर। नाउ चोला एम्पायर के जो फाउंडर थे वो कौन थे? विजय आलिया। आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, विजय माल्या से याद रख सकते हैं कि चोला एम्पायर के फाउंडे फाउंडर जो थे, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। वो ये थे विजय आलिया, एंड ही डिफीटेड पल्लवास ऑफ कांची एंड वीकेंड पांड्यास, एंड विच कॉन्सिक्वेंटली बॉट सर्दर्न तमिल कंट्री जो थी उसको क्या कहते थे? टोडा मंडला। तो विजयालय टुक टोडा मंडला अंडर देयर कंट्रोल। तो चोलास के कंट्रोल में आ गया था सर्दर्न तमिल कंट्री। ऑल राइट, अब जो मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे, चोला रूलर्स जो थे, जो ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स थे, वो कौन थे? राजा राज एंड उन्हीं के जो बेटे थे हिज सन राजेंद्र वन। ये दोनों जो थे ये बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे। दीज टू आर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स, चोला रूलर्स। एंड राजा राज जो थे, ही हैड बीन अपॉइंटेड हायर एपरेंट इन हिज फादर्स लाइफ टाइम and had extensive experience of administration and warfare before his accession to the throne। अब सिंस वो अपने फादर के रेन में भी अपॉइंटेड थे, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था एडमिनिस्ट्रेशन वॉरफेयर वगैरह का। तो जब उन्होंने जब वो अपने थ्रोन पर आए उससे पहले से ही उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था, और एडमिनिस्ट्रेशन का, वॉर का एक्सपीरियंस था। अब जो राजा राज थे उन्होंने चेरा नेवी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। चेरा नेवी इज़ एन त्रिवेंद्रम। चेरा नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने। चोलास ने काफ़ी पावरफुल नेवी बिल्ड की थी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उन्होंने चेरा नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वे चेरा नेवी एट त्रिवेंद्रम। देन दे कॉन्कर्ड मदुराई। उन्होंने मदुराई को कॉन्कर्ड कर दिया था एंड कैप्चर्ड पांड्यन किंग। पांड्यन किंग जो था उसको कैप्चर कर लिया था। फिर उन्होंने श्रीलंका को इन्वेड किया था। अब ये सब चीज़ें वो क्यों कर रहे थे? ताकि वो जो नॉर्दर्न पार्ट है श्रीलंका को उन्होंने अपने अंडर ले लिया था, अपने एम्पायर में ले लिया था। और क्यों किया था उन्होंने? ताकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से उनके ट्रेड रिलेशन जो है वो अच्छे हो सके, क्योंकि उनके अंदर ये डिज़ायर था, राजा राज के अंदर ये डिज़ायर था कि वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करें। इसलिए वो ये सारे इलाके जो थे वो कैप्चर कर रहे थे और अपने कंट्रोल में कर रहे थे, अपने एम्पायर के अंदर ले रहे थे। एंड जो कोरोमंडल कोस्ट था और मालाबार था, दीज टू वर दी सेंटर्स फॉर इंडियाज़ ट्रेड विद द कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अब जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ जो थी उनसे ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेंटर्स हैं जहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने उन दोनों को अपने अंडर कंट्रोल में लिया। एंड उसके बाद जो मालदीव आइलैंड्स था उसके नेवल एक्सप्लॉय जो था उनका बहुत बड़ा ये विक्ट्री थी कि उन्होंने जो मालदीव आइलैंड्स है उसको भी अपने कंट्रोल में, अपने एम्पायर में ले लिया। फिर तो कोरोमंडल कोस्ट एंड मालाबार, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर दी सेंटर्स फॉर इंडियाज़ ट्रेड।
और उनको टेम्पल्स बिल्ड करने में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने शिव और विष्णु के टेम्पल जो थे वो इरेक्ट किए थे एट वेरियस प्लेसेस। और जो मोस्ट फेमस टेम्पल है, इट इज़ राजा राजेश्वरा टेम्पल एट तंजौर। दिस इज़ द मोस्ट फेमस टेम्पल। ऑल राइट, एंड इट वॉज it's in Tanjore and it was completed in 110। और जो चोला रूलर्स थे उन्होंने लॉन्ग इंस्क्रिप्शन जो कि टेम्पल्स पे लिखे जाते हैं उसका प्रैक्टिस उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो उन्होंने एक हिस्टोरिकल नैरेटिव दिया था अपनी विक्ट्रीज़ का टेम्पल्स पर इंस्क्रिप्शन लिखकर। तो ये सब चीज़ें जो थी हमें चोलास के बारे में और जानकारी देती हैं। देन राजेंद्र वन, जो राजेंद्र वन कौन थे? राजा राज के बेटे, राजा राज के सन जो थे वो थे राजेंद्र वन। उनको टाइटल दिया गया था गंगाईकोंडा चोला, ये उनको टाइटल दिया गया था। और उनकी जो न्यू कैपिटल थी वो कहाँ थी? नियर कावेरी, एंड उनकी न्यू कैपिटल को कहते थे गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो ये चीज़ें जो है, ये फैक्ट्स आप ध्यान रखिए सारे। ऑल राइट, अब जो चोला रूलर्स थे उन्होंने क्या किया था? दे प्लंडर्ड चालुक्यन सिटीज़ कॉल्ड कल्याणी। अब जो चालुक्यास थे उन्होंने, चोला रूलर्स ने चालुक्यास के साथ वो कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते थे। एंड चालुक्यास कौन थे? जो राष्ट्रकूटास के बाद आए थे। तो राष्ट्रकूटास के बाद आए थे, राष्ट्रकूटास के बाद आए चालुक्यास। चालुक्यास से चोला रूलर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते थे। ऑलराइट, एंड जो चोलास थे, और ये चालुक्यास को ये भी कहते थे, लेटर चालुक्यास भी कहते थे, लेटर चालुक्यास। अब चोला रूलर्स ने क्या किया कि चालुक्यन सिटीज़ को उन्होंने सैक कर लिया एंड प्लंडर्ड, दे प्लंडर्ड चालुक्यन सिटीज़। एंड उनका जो कल्याणी एक सिटी है उसको उन्होंने सैक किया, एंड वहाँ पर दे मैसेकर्ड द पीपल इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स एंड चिल्ड्रन। और यही सिमिलर पॉलिसी जो है उन्होंने पांड्या कंट्री में भी अडॉप्ट की थी, जहाँ पर उन्होंने मिलिट्री कॉलोनी सेटअप कर ली थी ताकि वो पॉपुलेशन को चेतावनी दे सकें। एंड उन्होंने अनुराधापुर था वो, इट इज़ द एंशिएंट कैपिटल ऑफ द रूलर्स ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के रूलर्स की एंशिएंट कैपिटल थी, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अच्छा, एक अच्छी चीज़ जो चोला रूलर्स की थी कि ये जितने भी ये था कि उन्होंने मैसेकर किया था और प्लंडर्ड एंड सैक्ड सिटीज़, ये सब चीज़ें जो थी, दीज आर द ब्लॉट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द चोला एम्पायर। पर उनके अच्छे कामों में एक चीज़ ये आती थी कि दे ट्राई टू सेट अप अ साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इट। और चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एनकरेज करता था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को विलेजेस में, और पूरे एम्पायर में जितने भी विलेजेस थे उन्होंने वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत एनकरेज किया था। एंड उसके बाद चोला एम्पायर का जो डिक्लाइन था वो अर्ली 13th सेंचुरी में, मतलब कि 12th सेंचुरी के एंड में जो था चोला एम्पायर का डिक्लाइन होने लग गया था। एंड जो चोला एम्पायर्स थे उनका प्लेस किसने ले लिया था फिर? पांड्याज एंड होयसलास इन दी साउथ, पांड्याज एंड होयसलास इन दी साउथ टुक देयर प्लेस, उन्होंने फिर चोलास का प्लेस ले लिया था। एंड these states also extended patronage to arts and architecture, तो इनमें भी उनको काफ़ी इंटरेस्ट था आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में। ऑल राइट, नेक्स्ट वील मूव टू चोला गवर्नमेंट। अब जो चोला गवर्नमेंट थी उसने एक बहुत ही लार्ज आर्मी जो मेंटेन की थी, जिसमें कौन कौन थे? उनकी लार्ज आर्मी का पार्ट थे एलिफेंट्स, इन्फेंट्री एंड शेवलरी। तो ये तीनों जो थे ये क्या बनाते थे? इनको क्या कहते थे? 3 limbs ऑफ द आर्मी, दे वर कॉल्ड द 3 limbs ऑफ द आर्मी। ऑल राइट, अब जो इन्फेंट्री थी इट वॉज जनरली आर्म्ड विथ स्पीयर्स, स्पीयर्स होते थे इनके पास। तो they were infantry was generally armed with the spears, and most of the kings had bodyguards भी होते थे उनके पास who were sworn to defend the kings even at the cost of their lives। मतलब कि जो bodyguards होते थे उनको शपथ दिलाई जाती थी कि आप
चाहे अपनी लाइफ से ज़्यादा जो है आप किंग की लाइफ की परवाह करेंगे, आप उनको बचाएंगे सबसे पहले। उसके बाद जो चोला एम्पायर था, इट वाज डिवाइडेड इनटू सम प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को क्या कहते थे? मंडलम्स। तो चोला एम्पायर जो था, ये साइन जो होता है ये डिवाइड का साइन है। तो चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स। मंडलम मतलब प्रोविंसेस। चोला एम्पायर जो था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, विच वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू वलनाडु एंड नाडु। ऑल राइट। और जो प्रिंसेस थे रॉयल फैमिली के, उनको गवर्नर बना दिया जाता था। अब जो रॉयल फैमिली के प्रिंस हो गए, उनको गवर्नर बना दिया जाता था, उन प्रोविंसेस के गवर्नर। एंड जो ऑफिशियल्स थे वहाँ के, उनको पे जब करते थे, क्या चीज़ पे करते थे? जो भी लैंड होती थी जिससे रेवेन्यू आता था, वो रेवेन्यू बियरिंग लैंड्स जो थी, उनके असाइनमेंट्स जो थे वो उनको पे कर देते थे, वो चीज़ पे की जाती थी। उसके बाद इरिगेशन की अगर हम बात करें तो चोला रूलर्स ने इरिगेशन पे भी काफ़ी अटेंशन पे किया था। जो कावेरी रिवर है और बाकी की जो रिवर हैं विच वर यूज्ड, ये सारी कावेरी रिवर और बाकी रिवर जो थी वो इरिगेशन के पर्पसेस के लिए यूज़ होती थी। और बहुत सारे जो टैंक्स हैं इरिगेशन के लिए वो बनाए गए थे। और कुछ चोला रूलर्स जो थे, दे कैरिड आउट एन इलेबोरेट सर्वे ऑफ लैंड। बहुत बड़ा सर्वे किया था उन्होंने लैंड का, ताकि गवर्नमेंट का जो लैंड रेवेन्यू का शेयर है वो फिक्स कर सकें, जिससे लैंड टैक्स आता है। ऑलराइट। तो लैंड टैक्स के लिए भी उन्होंने एक पूरा लैंड का जो था वो सर्वे किया था, ताकि वो अपना गवर्नमेंट का शेयर जो है टैक्स का वो ले सकें। और लैंड टैक्स के अलावा उन्होंने क्या क्या किया था, कहाँ से वो इनकम लेते थे? उन्होंने टोल लगाने शुरू कर दिए थे। तो आप अगर देखें तो टोल का जो ये टोल टैक्स वगैरह हम देते हैं वो सिस्टम आज से नहीं है, वो काफ़ी टाइम पहले से है। तो आप देख सकते हो कि चोला रूलर्स जो थे वो भी टोल्स का उन्होंने सिस्टम लगा दिया था कि लैंड टैक्स तो वो लेते ही थे, साथ ही साथ वो इनकम अपनी कहाँ से बनाते थे, अपनी गवर्नमेंट को मेंटेन कैसे करते थे, तो उन्होंने टोल लगा दिए थे। ट्रेड पर टोल था और जो प्रोफेशंस थे उन पर टैक्सेस थे। एंड दे प्लंडर्ड अदर टेरिटरीज ऑल्सो, बाकी की टेरिटरीज भी वो लूटते थे। तो उससे क्या होता था कि काफ़ी रेवेन्यू आता था, काफ़ी रिसोर्सेज उनके पास आ जाते थे, और प्रोफेशंस पे भी टैक्सेस लगाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे उनको इनकम आती थी, जिससे वो अपनी गवर्नमेंट को और स्ट्रॉन्ग करते थे और बिल्डअप करते थे। और इतनी बड़ी जो लार्ज आर्मी है, 3 लिम्स ऑफ द आर्मी, वो कैसे मेंटेन कर पाए? इन्हीं सब से मेंटेन कर पाए वो। एंड इरिगेशन भी कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। तो आप देख सकते हो चोला रूलर्स भी इरिगेशन पर कितना फोकस करते थे, उन्होंने कितनी अटेंशन पे की है। एंड देयर वर 2 असेंबलीज इन द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर में हमने 2 असेंबलीज़ के बारे में पढ़ा है। सबसे पहली और एंड दूसरी कौन सी है? सभा या फिर महासभा भी कहते हैं इसको। अब और क्या होता था? और इज़ दी जनरल असेंबली ऑफ द विलेज। उसको क्या कहते थे? जनरल असेंबली जो होती थी विलेज की, उसको कहते थे और महासभा क्या होता था कि जो अडल्ट मैन थे, जो ब्राह्मण विलेजेस थे उनके कुछ अडल्ट मैन थे, तो उनकी जो पूरी गैदरिंग्स होती थी उनको कहते थे अग्रहार। अग्रहार कहते थे जो अडल्ट मैन की गैदरिंग थी। ऑल राइट। and these were the villages which were settled by the brahmanas, in which most of the land was rent free. तो ब्राह्मणास जो थे वो उनको रेंट नहीं देना पड़ता था, क्योंकि उन सबसे हाई क्लास थे, तो उनको रेंट, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग रेंट। तो एंड दीज विलेजेस एन्जॉयड अ लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनमी। और जो अफेयर्स थे विलेज के, दे वर मैनेज बाय एन एग्जीक्यूटिव कमिटी टू विच एजुकेटेड पर्सनस ओनिंग प्रॉपर्टी वर आइदर वर इलेक्टेड आइदर बाय ड्रॉइंग लॉट्स और बाय रोटेशन।
तो जो अफेयर विलेज की जितनी भी चीज़ें थी तो उनको कौन मैनेज करता था, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी थी जिसमें सारे एजुकेटेड पर्सन थे जिनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग जो एजुकेटेड पर्सन्स थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी वो लोगों को अपॉइंट किया जाता था एग्जीक्यूटिव कमेटी में, जो कि विलेज के सारे अफेयर्स देखते थे और वो रोटेशन बाय रोटेशन जो है वो अपॉइंट किए जाते थे। एंड 3 साल के अंदर अंदर इन मेंबर्स को रिटायर भी कर दिया जाता था। एंड देयर वर अदर कमिटीज़ ऑल्सो फॉर हेल्पिंग इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस एक्सेट्रा। तो ये इन सब चीज़ों का मेंटेन करने के लिए भी कमिटीज़ होती थी कि लैंड रेवेन्यू वगैरह आप कौन कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट खुद तो आएगी नहीं कलेक्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो कुछ लोग अपॉइंट करेंगे। तो जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी जो एम्पायर में, जो विलेज में जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी, जिन एजुकेटेड पर्सन्स के पास, उनको अपॉइंट कर दिया जाता था इन दी एग्जीक्यूटिव कमिटीज़। तो आप देखिए कि कमिटीज़ वगैरह का अपॉइंटमेंट भी कितना पुराना टाइम से चलता हुआ आ रहा है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमिटी थी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ वॉज दी टैंक कमिटी। टैंक कमिटी थी, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी। क्या होता था इसमें, इट टैंक कमेटी किसे कहते हैं, इट लुक्ड आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू द फील्ड्स। अब जो फील्ड्स थे वहाँ पर पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम था वो था टैंक कमेटी का। तो जो महासभा थी वो नए लैंड्स में सेटल हो जाती थी एंड इट एक्सरसाइज इट्स ओनरशिप राइट्स ओवर देम एंड इट कुड ऑल्सो रेज लोन्स फॉर द विलेज एंड लेवाई टैक्सेस। तो महासभा के पास ये एक और पावर होती थी। नाउ विल मूव टू द कल्चरल लाइफ। कल्चरल लाइफ में क्या है कि जो चोला एम्पायर्स थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े उन्होंने लार्ज हाउस होल्ड्स जो थे वो बिल्ड किए थे, लार्ज पैलेसेस विद स्पेशियस गार्डन्स एंड टेरेसेस। तो ये सब चीज़ें जो थे तो उन्होंने रूलर्स ने बहुत लार्ज हाउस होल्ड्स वगैरह, उनको काफ़ी लग्जूरियस लाइफ का ये लोग शौक़ रखते थे। और उनकी जो बिल्डिंग्स भी होती थी इट वॉज ऑफ like 7 or 5 storied houses for their chiefs and कोई भी पैलेस ऐसा नहीं था अब वहाँ का जो अब सरवाइव कर रहा हो। तो और चोला की जो कैपिटल है गंगाईकोंडा चोलापुरम, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जो है वो कैपिटल जो है एक छोटा सा विलेज है तांजोर में, वो अब वहाँ की मतलब वो उनकी कैपिटल थी जो कि अब छोटा सा विलेज हो गया है तांजोर का। एंड वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शंस हैं जो उनके पैलेसेस के, रूलर्स के जितने भी पैलेसेस थे और उनके मिनिस्टर्स के और उनके हाउसेस, मैग्निफिसेंट हाउसेस इन विच दी वेल्दी मर्चेंट्स लिव्ड, वो जो है वो लिटरेचर में मिल सकते हैं आज के टाइम के। और टेम्पल आर्किटेक्चर जो था साउथ में, उसमें भी चोलास को बहुत इंटरेस्ट था। तो टेम्पल आर्किटेक्चर जो था उसको मेंटेन और उसको जो ज़्यादा बेटर करने का जो काम था वो चोला रूलर्स ने किया था। और जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था उस टाइम का उसको क्या कहते थे, द्रविड़ा। क्यों कहते थे, क्योंकि वो ये वाला जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो मेनली साउथ इंडिया में ही मिलता है। आप अभी भी देखो, अगर नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स आके देखिए, आप साउथ इंडिया के टेम्पल जाके देखिए, तो उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस लगेगा। जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस लगेगा। और वो डिफरेंस इसलिए, जो साउथ का जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसको द्रविड़ा कहते हैं, क्योंकि वो जनरली साउथ इंडिया में ही मिलेगा आपको। और जो मेन फीचर था इस स्टाइल का वो क्या था कि जो बिल्डिंग होती है स्टोरी अपॉन स्टोरी अबव द चीफ डाइटी रूम, ये होता है इसका मेन फीचर कि बिल्डिंग ऑफ स्टोरी अपॉन स्टोरी अबव द चीफ डाइटी रूम। चीफ डाइटी रूम को क्या कहते हैं, गर्भगृह, चीफ डाइटी रूम। तो उसके रूम के ऊपर ही स्टोरी और फिर एक और स्टोरी, तो ये कहते हैं। और जो नंबर ऑफ स्टोरीज थे दे वेरीड फ्रॉम 5 to 7 एंड दे हैड अ टिपिकल स्टाइल। तो ये जो स्टोरीज़ थे उनका 5 to 7 स्टोरीज़ बनते थे और उनका एक टिपिकल स्टाइल होता था। उस स्टाइल को क्या कहते थे, विमाना। जो स्टोरी स्टाइल होता था उसको कहते थे विमान। एंड
एक पिलर्ड हॉल भी होता था, उसको क्या कहते थे, मंडप। पिलर्ड हॉल, आज भी जैसे शादियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें भी मंडप कैसे बनाते हैं, पिलर्ड हॉल को ही तो कहते हैं मंडप। तो पिलर्ड हॉल जो है उसको कहते हैं मंडप। नाउ उनके ऊपर, और जो पिलर्स होते थे वो बिल्कुल कार्व्ड होते थे और उनका एक फ्लैट रूफ होता था। जैसे आप अभी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, जो आजकल शादियाँ होती हैं उसके मंडप को आप कनेक्ट कर सकते हो कि वही सेम वैसा ही मंडप हुआ होगा शायद। एंड इट वॉज जनरली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सैंक्टम, ऐसा था। एंड जो ऑडियंस हॉल था वो उस तरीके से वो एक्ट किया जाता था एंड वॉज अ प्लेस ऑफ वेरियस अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि सेरेमोनियल डांसेस भी होते थे जो कि देवदासीज होती थी वो परफॉर्म करती थी। देवदासीज का आप याद रखिए, देवदासीज परफॉर्म करती थी। कौन होती थी देवदासीज? जो विमेन होती थी, जो हु वर डेडिकेटेड टू द सर्विसेज ऑफ द गॉड्स, भगवान की सर्विसेज के लिए जो डेडिकेटेड होती थी उनको देवदासीज कहते थे। ऑल राइट, अब जो ये पूरा एंटायर ये जो स्ट्रक्चर था, इट वॉज एनक्लोज्ड इन अ कोर्टयार्ड विच वॉज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स। तो एक कोर्टयार्ड था जो कि बहुत बड़ी बड़ी वॉल से सराउंडेड था। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था ये उस कोर्टयार्ड में था। एंड इट वॉज पियर्स्ड बाय लॉफ्टी गेट्स, बहुत ही हैवी गेट्स से बनाया जाता था ये, मतलब बाहर बहुत ही लॉफ्टी गेट्स थे। उनको क्या कहते थे, उन लॉफ्टी गेट्स को? गोपुरम्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है कि कौन सी टर्म क्या होती थी। तो ये जो लॉफ्टी गेट्स जो थे बनाए जाते थे इनको कहते थे गोपुरम। जो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर था वो कोर्टयार्ड में था, विच वॉज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स एंड विच वर पियर्स्ड बाय लॉफ्टी गेट्स कॉल्ड गोपुरम्स। ऑल राइट, देन कैलाशनाथ टेम्पल था एट कांचीपुरम। एक बहुत ही अर्ली एग्जाम्पल जो है द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का, जो मैं आपको बता रही थी कि साउथ इंडिया में उसके जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसको द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ा। एंड जो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका जो 8th सेंचुरी का टेम्पल है उसको क्या नाम है उसका? कैलाशनाथ। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। कैलाशनाथ एट कांचीपुरम में है ये, and one of the finest and most elaborate examples of the style provided by the Brihadiswara temple at Tanjore. It was built by Raja Raj I. Alright, एंड ये इसको हम एक और भी कहते हैं, बृहदीश्वरा टेम्पल को ना हम राजा राज टेम्पल भी कहते हैं। राजा राज टेम्पल क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि चोलास की ना एक हैबिट होती थी कि जब भी वो डाइटीज़ की इमेज तो इंस्टॉल करते ही थे टेम्पल्स में, पर साथ ही साथ वो वहाँ के जो भी किंग होते थे और क्वीन होती थी, किंग्स और क्वींस की भी वो टेम्पल में इमेज इंस्टॉल कर देते थे। तो उस टाइम के जो किंग थे, राजा राज थे, तो उनकी भी इमेज जो थी वो वहाँ पर इंस्टॉल कर दी थी, इसलिए बृहदीश्वरा टेम्पल को राजा राज टेम्पल भी कहा जाता है। और जो टेम्पल था गंगाई कोंडापुर चोलापुरम में, it is in a dilapidated condition, and it is also another fine example of temple architecture under the cholas. तो गलगाईकोंडा चोलापुरम की जो टेम्पल है और जो कैलाशनाथ टेम्पल है, बृहदीश्वरा टेम्पल है, ये सारे जो है ये एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के। देन अब ये जो पीरियड था 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, मैं आपको बता चुकी हूँ इन दी अर्ली 13th सेंचुरी तक ही रहा था चोला एम्पायर। अर्ली 13th सेंचुरी में उसका डिक्लाइन हो गया था। तो 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, फ्रॉम 8th टू 12th सेंचुरी तक रहा था, 12th सेंचुरी के लास्ट तक। So this period was not only a remarkable for political integration in South India but also for cultural development के लिए भी ये बहुत अच्छा पीरियड रहा था। एंड ट्रेड और कॉमर्स जो थे वो भी बहुत फ्लरिश हो गए थे। कैसे फ्लरिश हुए थे? क्योंकि जो चोला रूलर्स थे वो जो थे वो टेरिटरीज़ को और टेरिटरीज़ को प्लंडर भी करते थे। और वो साउथ उन्होंने अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी
जो थी वो मेंटेन की थी। उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और वो साउथ ईस्ट एशिया से भी ट्रेड करते थे कि उन्होंने श्रीलंका को भी कैप्चर कर लिया था और मालाबार, कोरोमंडल कोस्ट और मालदीव्स, ये सब चीज़ें जो थी वो उन्होंने अपने एम्पायर के अंडर ले ली थी। तो उसकी वजह से वो काफ़ी हेल्प किया था ये ट्रेड और कॉमर्स को फ्लरिश करने में। एंड दिस मेड इट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीरियड ये माना जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please like, share and subscribe to my channel, and thank you for watching my videos.